IMDb क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो रिव्यू हैं वो हम रिव्यू यूज करेंगे एज अ सीक्वेंसेस, और उसकी बेस पे हम एक RNN ट्रेन करेंगे जो हमें क्लासिफाई करके देगा कि ये पर्टिकुलर मूवी रिव्यू जो है ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था। ओके जी, ये हमारा कोलैब का फेमिलियर इंटरफेस है। अच्छा जी, ये IMDb मूवी क्लासिफिकेशन, जैसा कि मूवी रिव्यू क्लासिफिकेशन है एक्चुअली, इसमें हम किरास के जरिए इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारे कुछ ज़रूरी इंपोर्ट्स हैं। ये आपको पता है कि हमारा सीक्वेंशियल कंटेनर है जो हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं हम। आज की जो हमारा RNN है उसमें हम दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो हमने डिस्कस कर ली, वो थी RNN और ग्रुप। एक जो दूसरी चीज है वो इम्बेडिंग। इम्बेडिंग आपको याद होगा कि मैंने 2 से 3 लेक्चर पहले आपसे डिस्कस किया था कि जब भी हम सीक्वेंस मॉडल्स बनाते हैं और खास तौर पे लैंग्वेज मॉडल बनाते हैं, तो ये लैंग्वेज मॉडल हमेशा एक वोकैबुलरी से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद हमें हर वर्ड जो है उसको एक वेक्टर की सूरत में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा की शेप होगी वो ये होगी कि हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ सीक्वेंसेस होंगे, उसके बाद हमारे पास टाइम स्टेप्स होंगे, और टाइम स्टेप्स के बाद हमारे पास जो हर टाइम स्टेप है उस टाइम स्टेप यानी हर वर्ड जो है उसको हम एक वेक्टर की सूरत में रिप्रेजेंट करें। अब ये जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वर्ड्स की, ये बहुत सारी फॉर्म में हो सकती है। इसके कुछ तरीके मैंने डिस्कस किए थे, जैसे बैग ऑफ वर्ड एक तरीका है वो, और TF-IDF एक तरीका है, N-ग्राम एक तरीका, और ये सारे तरीके जो हैं ये बहुत स्पार्स तरीके। स्पार्स वेक्टर्स आपको आइडिया होगा कि ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिसमें कोई एक या दो पोजीशंस जो हैं वो 1 होती हैं, बाकी पूरे का पूरा वेक्टर जो है वो जीरोस पे बेस्ड करता है। तो हमारे पास एक तो ये स्पार्स रिप्रेजेंटेशंस हैं, लेकिन हमारे पास एक दूसरा तरीका जो है वो है एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग्स जो है ये डेंस वेक्टर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी वर्ड को एक लो डायमेंशनल डेंस वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं, और इस रिप्रेजेंटेशन की खास बात यह है कि ये रिप्रेजेंटेशन आप लर्निंग डाटा से सीख सकते हैं, यानी ये भी लर्नेबल एम्बेडिंग्स होती है। जबकि वोकैबुलरी आपको पता है कि लर्नेबल नहीं होती। आपने हर वर्ड को एक डेंस वेक्टर, अपना एक स्पार्स वेक्टर की सूरत में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन एम्बेडिंग डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि एक तो इसकी डायमेंशन कम होती है, लो डायमेंशनल होती है, और दूसरा ये डेंस होती है, यानी इसमें जीरोस की वैल्यू बहुत कम होती है, और तीसरा इसकी खास बात ये होती है कि ये लर्नेबल फ्रॉम डेटा होती है, यानी कि आप अपने गिवन इनपुट सीक्वेंस डेटा से एम्बेडिंग्स भी लर्न कर सकते हैं। तो आज का जो हम RNN बनाएंगे उसमें हम किरास के बिल्ट इन एम्बेडिंग लेयर भी यूज करेंगे, जो क्या करती है कि गिवन सीक्वेंसेस से उनकी एम्बेडिंग्स लर्न कर लेती है। सही है जी, ये हमारे जरूरी इंपोर्ट्स थे। अच्छा, ये हमारा डेटा सेट है जो बिल्ट इन है किरास में, ठीक है। तो मैं इस डेटा सेट को लोड करूंगा। अच्छा, ये नंबर ऑफ वर्ड्स जो है ये बताता है कि आपका वोकैबुलरी साइज क्या है, ठीक है। तो IMDb में मुख्तलिफ वोकैबुलरी साइज हैं, लेकिन हमने चूंकि ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए हम पढ़ रहे हैं, हम कोई प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने सिर्फ 10 के वोकैबुलरी चूज की। इसका मतलब ये है कि अब मैं ये जितने भी मेरे पास रिव्यूज का डाटा आएगा वो मैक्सिमम जो मोस्ट फ्रीक्वेंट 10 के वर्ड्स हैं उन पे बेस्ड होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो डाटा है imdb.load डाटा मेथड, ये आपके बिहाफ पे और भी कुछ काम कर देता है। ये
एक तो ये करता है कि डाटा आपको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में वापस करता है, दूसरा ये सीक्वेंसेस को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड इंडेक्सेस में भी, वोकैबुलरी के इंडेक्सेस में भी रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं किसी जगह लिखा है 54, तो इसका मतलब है कि उस वर्ड का जो इंडेक्स है वोकैबुलरी में वो 54 है। अगर किसी जगह लिखा है 1385, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो वर्ड आ रहा था उसका वोकैबुलरी में इंडेक्स है 1385 या 1385। किसी जगह अगर लिखा आ रहा है 36, तो इसका मतलब है कि इस जगह पे जो वर्ड है उसका वोकैबुलरी में इंडेक्स जो था वो 36 था। सो दैट्स द आइडिया। तो अब हम पहले ये इंपोर्ट्स रन कर लेते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो किस तरह का है और उसकी शेप क्या है। ओके जी, हमारे पास आप देख सकते हैं कि 25,000 ट्रेनिंग सीक्वेंसेस है, 25,000 टेस्टिंग सीक्वेंसेस है। लेकिन जब आप शेप की तरफ देखें तो आपको कोई दूसरी डायमेंशन नजर नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि हर रिव्यू जो है वो वेरिएबल टाइम स्टेप्स पे बेस करता है। यानी कि किसी एक रिव्यू में हो सकता है 200 वर्ड्स हो, किसी एक में 300 हो, किसी एक में 400 हो, किसी एक में 600 हो। ठीक है, तो यूजुअली जब हमने इसे इम्प्लीमेंट करना है तो हमें एक काम जो करना पड़ता है वो ये है कि हम तमाम रिव्यूज को पैड कर लेते हैं। यानी उसकी लेंथ जो है वो हम एक फिक्स्ड लेंथ क्रिएट कर लेते हैं। यानी हम चूज कर सकते हैं जी कि हमारे पास जितने भी सेंटेंसेस हैं या जितने भी रिव्यूज हैं या जितने भी सीक्वेंसेस हैं, ये तीनों एक ही बात है। आपको पता है कि हर रिव्यू जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक पैराग्राफ होगा और उसमें मल्टीपल वर्ड्स होंगे और हर वर्ड जो है उसे हम एक टाइम स्टेप देंगे। ठीक है, तो हमें ये करना है कि हमें पहले अपना डाटा जो है उसके जितने भी हमारे पास रिव्यूज हैं या सीक्वेंसेस हैं उन्हें पहले हमने एक फिक्स्ड लेंथ में कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप फिक्स लेंथ में कन्वर्ट करें, लेकिन अगर आपने नमपाई यूज करनी है तो नमपाई अरेज का एक रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपने नमपाई का मैट्रिक्स बनाना है तो उस मैट्रिक्स की एक रिक्वायरमेंट ये है कि जितने भी सीक्वेंसेस आप यूज कर रहे हैं वो तमाम सीक्वेंसेस अगर रोज में आने हैं मैट्रिक्स की, तो उनकी लेंथ या उनका साइज जो है वो सेम होना चाहिए, तब ही एक मैट्रिक्स बनेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं बनाना चाहता हूँ 25,000 बाय 200 का मैट्रिक्स, तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स की हर रो जो है वो एक मूवी रिव्यू होगा और हर रिव्यू की लेंथ होगी 200 वर्ड्स। तो तब नमपाई जो है इसका एक मैट्रिक्स बना सकेगी। लेकिन अगर एक रिव्यू 200 का, एक 400 का, एक 300 का है तो इस किस्म का मैट्रिक्स जो है वो नमपाई नहीं बना सकती। जी उमर, आपका क्वेश्चन। जो सर जो हमने ऊपर 10K चूज किया था कि नंबर ऑफ वर्ड्स 10K, जी, वो ये था कि मैक्सिमम एक रिव्यू में 10K वर्ड्स हो सकते न हैं। न न न न उसका मतलब ये था कि टोटल वोकैबुलरी, यानी हमारी वोकैबुलरी जो है, देखिए आपको पता है ना, हर बंदा, अब मैंने किसी चीज की तारीफ करनी है, मैं कह सकता हूँ कि न्यूरल नेटवर्क की क्लास बहुत इंटेलिजेंट है। कोई कहेगा कि ये द सर। क्लास ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज वेरी डिलीजेंट, कोई तीसरा किसी और तरह तारीफ करेगा। आप देखें कर सारे तारीफ रहे हैं लेकिन लफ्ज ठीक डिफरेंट है। यूज कर रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब अब ओके ये जो सर। वोकैबुलरी है ये बताती है कि वो क्या पॉसिबल वर्ड्स हैं जो इन सीक्वेंसेस में आ सकते हैं। यानी हमारी पूरी लैंग्वेज वोकैबुलरी, देखें डिक्शनरी कहते हैं ना इसको, डिक्शनरी या वोकैबुलरी, ये वो डिक्शनरी है जिस, अगर तो वर्ड इस डिक्शनरी में होगा तो उसका इंडेक्स आ जाएगा, वरना हम उसकी जगह अननोन लगा देंगे जी कि हमारी डिक्शनरी में तो ये वर्ड है ही। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ वर्ड्स है ये बता रहा है कि हम टोटल मोस्ट फ्रीक्वेंट 10,000 वर्ड्स जो यूज होते हैं इंग्लिश में वो यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हमने ये लोड डाटा कर लिया, उसके बाद हमारे पास सीक्वेंसेस आ गए, हमने ये एग्जीक्यूट भी कर लिया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रेन सीक्वेंसेस भी 25,000 हैं और हमारे पास टेस्ट सीक्वेंसेस भी 25,000 है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो ट्रेन लेबल हैं वो किस तरह के।
तो हमारे पास दो तरह के लेबल्स हैं, 0 और 1, और ये बहुत ही बैलेंस्ड डाटा सेट है, यानी इसमें 12,500 रिव्यूज जो हैं वो पॉजिटिव है और 12,500 रिव्यूज जो हैं वो नेगेटिव। अब हम देखते हैं हर रिव्यू की शक्ल। ये मैंने कुछ ऐसी रैंडमली रिव्यूज 4-5 जो है ना वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने लगा। अब देखिए ये एक्चुअली जो नंबर्स हैं ये क्या बताते हैं जी कि इस जगह पे जो वर्ड है वो हमारी वोकैबुलरी में 7703 में इंडेक्स पे है। ये वर्ड जो है ये हमारी वोकैबुलरी में 3812 इंडेक्स पे है। ये वर्ड जो है ये हमारी वोकैबुलरी में 638 इंडेक्स पे, एंड सो ऑन। और दूसरी एक चीज जो आप नोट करें वो ये कि हर सीक्वेंस यानी हर रिव्यू की लेंथ फर्क है। इस रिव्यू की लेंथ 467 वर्ड्स है, इस रिव्यू की लेंथ 210 वर्ड्स है। इस रिव्यू ये कोई काफी कंटेंट राइटर टाइप का आदमी था, इसने कुछ 687 वर्ड्स का रिव्यू लिखा है, इसने 631 का, एंड सो ऑन। यू सी कि हमारे पास सीक्वेंसेस है और हर सीक्वेंस जो है वो हमारे पास वेरिएबल नंबर ऑफ वर्ड्स से मिलके बना है। और हमने वर्ड्स को कैसे रिप्रेजेंट किया? वर्ड्स को हमने डिक्शनरी के इंडेक्स से रिप्रेजेंट किया। ठीक, अब एम्बेडिंग क्या है? एम्बेडिंग ये है कि मैं ये 542 लूं और इस 542 को मैं n डायमेंशनल वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं। मैंने n इसलिए कहा है कि वो n कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं लर्न करना चाहता हूं कि हर वर्ड को अगर मैं 30 डायमेंशनल वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं तो अब मेरा ये पूरा सीक्वेंस है, इसमें से हर ये नंबर जो है ये एक टाइम स्टेप है, यानी ये 1 टाइम स्टेप है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और हर टाइम स्टेप को जब मैं 30 डायमेंशनल वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा तो वो मेरी एम्बेडिंग, राइट। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किस तरह काम करें। सो दिस इज द सीक्वेंस, दीज आर दी टाइम स्टेप्स जो इंडिविजुअल वैल्यू है। और हम क्या करेंगे कि हम हर टाइम स्टेप को वर्ड एम्बेडिंग या n डायमेंशनल वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, तो वो अभी हमने कैलकुलेट कर। तो ये जनरल सीक्वेंसेस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं कोशिश करके। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले अब हम इसको, वही जो मैंने आपको बताया था कि numpy की एक रिक्वायरमेंट है कि आपके तमाम रिव्यूज की लेंथ सेम हो। तो अब हमने एक टाइम स्टेप जो है ना फिक्स्ड चूज कर लिया जी कि हम 200 वर्ड्स लेंगे। अब ये 200 वर्ड्स हम कौन से लेंगे? अगर मैं ये पैडिंग इज इक्वल टू पोस्ट ना दूं तो ये बिगिनिंग जो है उसके वर्ड्स लेता है, अदरवाइज जो है ये बाद के वर्ड लेता है। अच्छा, अब ये मैक्स लेंथ जो है ये पैड सीक्वेंस मेथड का एक पैरामीटर है। इसको मैंने कहा जी कि मुझे 200 वर्ड्स चाहिए, तो अब ये क्या करेगा कि ये बिगिनिंग के 200 वर्ड्स ले लेगा और उसके बाद बाकी वर्ड्स जो हैं उनको डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस 137 वर्ड्स का है तो ये उसमें बाकी जो मिसिंग वैल्यू है उतने जीरोस अटैच कर दे। ठीक है, तो एसेंशियली इसके बाद क्या होगा कि मेरे जो पूरा ट्रेनिंग डेटा है और मेरा जो टेस्टिंग डेटा है अब वो फिक्स्ड लेंथ या फिक्स्ड टाइम स्टेप मैट्रिसेस मेरे पास आ जाए। लेट्स रन इट। अब आप देखिए कि ऊपर हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं, लेकिन अब हमारे पास क्या डायमेंशन है कि हमारे पास ट्रेनिंग के 25,000 सीक्वेंसेस हैं और हर सीक्वेंस में 200 टाइम स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 200 टाइम स्टेप्स हैं। अब हमने एम्बेडिंग भी लर्न करनी। ठीक है, मैंने कहा जी कि आपने हर जो नंबर था उसको 50 डायमेंशनल वेक्टर में रिप्रेजेंट करना। 50 जरा ज्यादा है, मैं इसको 20 कर लेता हूं। तो अब हमारा जो हर टाइम स्टेप है वो एक 20 डायमेंशनल वेक्टर होगा। ठीक है, और ये लर्न कैसे करेंगे? हम ये लर्न हम करेंगे उस ट्रेनिंग डाटा से जो ट्रेनिंग डाटा हमने अभी यूज करना है, यानी एक्सट्रेन्स। ये काम करेगा कौन? ये काम करेगी किरास की एम्बेडिंग लेयर, ये जो मैंने सेलेक्ट की। ठीक है,
अब पहले हम एम्बेडिंग लेयर की बात कर लेते हैं। एम्बेडिंग लेयर में जो पहला पैरामीटर है वो आप देख सकते हैं, वो वोकैबुलरी है। हमने एम्बेडिंग को बताना है कि इस नंबर से ज्यादा वर्ड्स नहीं हो सकते। उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है वो हमें बता रहा है कि हम हर टाइम स्टेप जब पास करेंगे तो वो कितने डायमेंशनल वेक्टर बनना चाहिए। तो ये हमने डिसाइड किया है कि हमने हर वर्ड को 20 डायमेंशनल वेक्टर बनाना है, ठीक है। और उसके बाद हम एम्बेडिंग को बता रहे हैं कि तुम्हारे पास जो सीक्वेंस आएगा उसकी लेंथ क्या होगी। आप देख सकते हैं कि हमने लेंथ जो है वो खुद ही फिक्स की थी 200 पे, तो ये मैंने टाइम स्टेप पास कर दिया। तो अब एम्बेडिंग को पता चल रहेगा कि मेरे पास हर सीक्वेंस जो आ रहा है वो 200 टाइम स्टेप्स का है। मेरे पास टोटल पॉसिबल वोकैबुलरी जो है वो 10,000 वर्ड्स है। और मैंने जब भी मेरे पास कोई सीक्वेंस आएगा, मैंने उसके हर टाइम स्टेप को, मैं वर्ड को टाइम स्टेप कह रहा हूँ और टाइम स्टेप को वर्ड कह रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में टाइम स्टेप और वर्ड एक ही चीज है, ठीक है। तो हर टाइम स्टेप या वर्ड को हमने 20 डायमेंशनल वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नीचे हमने, जी उमर आपका क्वेश्चन था। सर ये जो आपने बात कही है ना कि हमने हर वर्ड को एम्बेडिंग में n डायमेंशनल वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, जी इसकी समझ नहीं आ रही, वो हम क्यों करते हैं ये काम? देखिए, हमारे पास हर वर्ड वरना तो एक इंटीजर है ना, ये सर लेकिन एक इंटीजर को, उस एक इंटीजर तो एक स्केलर वैल्यू है। हम एग्जैक्टली चाहते सर। हैं कि हम उसको एक ज्योमेट्रिक स्पेस में इस तरह प्लॉट करें कि जो जो लफ्ज एक दूसरे से रेलेवेंट है वो उस ज्योमेट्रिक स्पेस यानी उस वेक्टर स्पेस में एक दूसरे के करीब हो, और जो लफ्ज एक दूसरे से उल्ट से रिलेटेड नहीं है वो उससे दूर हो। तो एसेंशियली हम क्या कर रहे हैं कि हम सिमेंटिक, अब ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है, लेकिन अब हम क्या कर ओके रहे हैं कि हम सिमेंटिक रिलेशनशिप को ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप में ट्रांसलेट कर। सिमेंटिक रिलेशनशिप ओके। क्या है? सिमेंटिक रिलेशनशिप ये है कि गुड और नाइस जो हैं ये मिलते जुलते लफ्ज है, राइट। ये एक सिमेंटिक यस सर। रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि जब मैं इनकी एम्बेडिंग लर्न करूंगा तो जो वेक्टर गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो वेक्टर नाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो दोनों उस वेक्टर स्पेस में एक दूसरे के करीब होने चाहिए। तो ये होती है एम्बेडिंग। बड़ी मशहूर मशहूर एम्बेडिंग्स भी आप नाम सुनेंगे, जैसे वर्ड टू वेक एक एम्बेडिंग है, हमारे पास बर्ट एक दूसरी एम्बेडिंग है, हमारे पास ग्लव एक तीसरी एम्बेडिंग है। ये प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स भी है, यानी ये जरूरी नहीं कि आपने अपनी एम्बेडिंग इधर खुद लर्न करनी है। मैं इधर ये भी कर सकता था कि मैं इस पूरे जो मेरे पास डेटा सेट है, मैं इसकी वर्ड टू वेक एम्बेडिंग लर्न करता और वो एम्बेडिंग में इस लेयर में कॉपी करके वो यूज कर लेता। लेकिन वो सिंस मैं अभी एनएलपी नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को, तो इसलिए मैं उस पर आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। तो इसलिए मैं इधर सिंपली जो है नई एम्बेडिंग्स लर्न कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता ये होना चाहिए कि आप जरूरी नहीं कि हर बार एम्बेडिंग अपनी लर्न करें। आप प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स भी यूज कर सकते हैं जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने बनाई है, जैसे वर्ड टू वेक है, बर्ट है, ग्लव है, और भी मेरे ख्याल बहुत सारी एम्बेडिंग्स। सर जैसे हम प्री ट्रेंड वेट्स यूज करते थे। बिल्कुल बिल्कुल छा गए हैं आप, बिल्कुल ऐसी बात है। तो इसमें हम प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कर क्यों रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं कि हम सिमेंटिक रिलेशनशिप को ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर दो लफ्ज सिमेंटिकली एक दूसरे के, देखें कंप्यूटर को क्या पता कि नाइस और गुड एक जैसे। कंप्यूटर को तो तब पता चलेगा ना कि अगर एक वेक्टर स्पेस में नाइस और गुड एक दूसरे के करीब करीब आ रहे हैं, और कंप्यूटर नियरेस्ट नेबर लगा के देख लेगा यार ये दोनों लफ्ज तो एक दूसरे के करीब है, तो इसका मतलब है इनका मतलब भी सेम होगा, राइट। कंप्यूटर को सिमेंटिक मीनिंग्स का नहीं पता। कंप्यूटर अंडरस्टैंड यस सर। करता है वेक्टर स्पेसिस या ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स। तो इसलिए हम अपने वर्ड्स को वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उन वेक्टर्स के रिलेशनशिप्स जो हैं वो अपने न्यूरल नेटवर्क को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एम्बेडिंग। अच्छा जी, आगे हमारे पास सिंपल आरएनएन लेयर है, और मैं सिर्फ एक आरएनएन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ऐसी लेयर है जिसमें एक एक सेल है, तो इसलिए मैं एक यूज कर रहा हूँ।
लेकिन एसेंशियली आप इधर 2, 4, 5, 6, 8 RNN भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही यूज करेंगे। इस RNN से मैं सिर्फ जो लास्ट टाइम स्टेप है, यानी टाइम स्टेप TX है, उस टाइम स्टेप पे मैं एक आउटपुट ले लूंगा और उस आउटपुट को फिर मैं अपने सिग्मॉइड यूनिट को पास कर रहा हूं, और वो सिग्मॉइड यूनिट जो है वो 0 या 1 होकर मुझे बताएगा जी कि ये जो रिव्यू आपने इनपुट किया था ये रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो दैट इज हाउ आर RNN इज गोइंग टू वर्क। हमारा RNN क्या करेगा, ये पहले एक पूरा सीक्वेंस लेगा, उस सीक्वेंस को एम्बेडिंग में ट्रांसलेट करेगा फॉरवर्ड पास में। वो एम्बेडिंग जो है वो अब हम RNN को देंगे। RNN उन पे अपना वो जो टाइम स्टेप वाला लूप है 1 से लेके TX तक वो लगाएगा, और TX यानी लास्ट टाइम स्टेप पे वो एक लेबल जनरेट, एक वैल्यू जनरेट करेगा, और वो वैल्यू जो है वो हम सिग्मॉइड को पास करके इसे कहेंगे चलो जी अब तुम हमें इसका लेबल बताओ। तो दैट इज द फॉरवर्ड पास। बैकवर्ड पास मैंने आपको जैसे दिखाया था कि वो पूरी बैकवर्ड प्रोपगेशन होगी, और जो RNN के वेट्स हैं वो इसमें अपडेट होंगे। तो लेट्स नाउ सी द समरी ऑफ दिस नेटवर्क। ओके, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी एम्बेडिंग लेयर है, और एम्बेडिंग लेयर में आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा, अच्छा ये 20,000 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 20,000 नहीं है, वैसे ये 2 लाख है। ये बता रहा है कि हमारी टोटल वोकैबुलरी जो मॉडल लर्न करेगा वो 10,000 वर्ड्स हैं, और हर 10,000 वर्ड जो है वो 20 वेट्स से रिप्रेजेंट हो रहा है। याद है ना, मैंने यही बताया था कि हम हर टाइम स्टेप को 20 डायमेंशनल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल वोकैबुलरी कितनी थी? टोटल वोकैबुलरी हमारे पास थी, लेट मी शो यू, 10,000। ठीक है, अब हर वर्ड को अगर हम 20 डायमेंशनल वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो ये टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? ये एग्जैक्टली इतनी हो जाएंगी जितनी ये आपको एम्बेडिंग लेयर दिखा रही है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। RNN के वेट्स आप देख सकते हैं कि एक RNN सेल में 20 पैरामीटर्स है। ये वही पैरामीटर्स है जिनको हमने WA का नाम दिया था और WAY का नाम दिया था। उसके बाद ये हमारा डेंस सिग्मॉइड है, और दैट्स प्रीटी मच इट। तो अब हम इस मॉडल को ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग हम वैसे ही करेंगे जैसे हम हमेशा से करते आ रहे हैं। ये हमारा एक्स ट्रेन है, ये वाई ट्रेन है, मैंने यहाँ वैलिडेशन स्प्लिट दे दी है। तो लेट्स सी, अच्छा जी, ये हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है, और अब हम देखते हैं कि यही हमारे वही पुराने जो पैरामीटर्स है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और एक्यूरेसी स्कोर। अब हम देखते हैं कि इसके हालात वाकयात कैसे हैं इस मॉडल के टेस्ट डेटा पे। ओके जी, इसकी एक्यूरेसी है 51%, और आपको मैंने बताया था कि ये आपको आइडिया हो जाता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख के। आप देख सकते हैं कि आप मेन डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल में डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। तो इसी से हमें आइडिया हो जाता है कि ये मॉडल जो है ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। असेंशली ये सक्सेसफुल होना भी नहीं था, क्योंकि हमने सिर्फ एक RNN यूज किया था, और ये डायमेंशंस हमने कम यूज की थी। तो 20 डायमेंशंस में रिलेशनशिप हो सकता है कि बहुत अच्छी तरह एम्बेडिंग लेयर ना लर्न कर सकी हो। तो जो आप इस पे तजर्बात कर सकते हैं वो ये है कि आप सिंपल RNN में लेट सपोज 10 पैरामीटर्स दे के देख ले, एम्बेडिंग जो है उसकी डेप्थ बढ़ा के देख ले, यानी अब आपका हर वेक्टर जो है लेट सपोज अगर वो 50 डायमेंशनल है तो फिर क्या होगा, एंड सो ऑन। सो दैट इज हाउ यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑन इट। और इसमें एक चीज और यूज होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने एक कमेंट की हुई है लाइन, इसमें हम ड्रॉप आउट रेगुलराइजेशन जो है वो भी यूज कर सकते हैं। तो रेगुलराइजेशन जो है वो ओवरफिटिंग को मैनेज करती है। अनफॉर्चुनेटली ये टॉपिक्स जो हैं ये हमने डिस्कस नहीं किए।
ओके जी, ग्रू मॉडल जो है वो भी हम बना सकते हैं। अब देखें कि किरास का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने क्या चेंज करना है, आपने सिर्फ लेयर चेंज करनी है एक, बाकी आर्किटेक्चर आप देखें एग्जैक्टली सेम। अच्छा, अब इससे हमें ये भी पता चलेगा कि ग्रू जो है उसमें वेट्स ज्यादा होंगे। आपको याद है ना कि ग्रू के अंदर हमने कुछ गेट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो इसमें एक ग्रू यूनिट मैंने यूज किया है, तो आप देखें एक ग्रू यूनिट में टोटल वेट्स है 66, लेकिन एक सिंपल आरएनएन में टोटल वेट्स हैं 22। तो ये हमने जो थोड़ी सी इसकी इक्वेशंस कम्प्लेक्स हुई थी, ये आपको पता है कि वो डिफरेंट वेट्स इसमें जो आ गए थे, ये उन वेट्स के वजह से इसमें नंबर ऑफ वेट्स सारी यूनिट में ज्यादा। अगर आप इसकी जगह एलएसटीएम करेंगे तो मेरा ख्याल है एलएसटीएम में इससे भी ज्यादा वेट्स होंगे, लेकिन आई विल लीव दैट फॉर यू एज एन एक्सरसाइज। तो अब हम ये ग्रू का मॉडल एक दफा चला के देख लेते हैं, देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता। ओके, एक तो इसका हर इपोक जो है वो टाइम भी काफी ज्यादा ले रहा है,